नमस्कार दोस्तों। आज इस टॉपिक पे हम पढ़ेंगे कैग के बारे में। ठीक है, तो आप जानते होंगे कि कैग मतलब कंट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल। ठीक, तो इस टॉपिक में हम देखेंगे, जैसे हमने यूपीएससी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में देखा, सेम वैसे ही समझेंगे। तो हम यहाँ देखते हैं कैग से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वो देख लेते हैं। तो भाग 5 में ये आता है आपका, और ये आर्टिकल 148 से 151 तक कवर करता है। आर्टिकल 148 में आपको कैग की नियुक्ति, शपथ, सेवा की शर्तें ये मिल जाएंगी। आर्टिकल 149 में 149 में आपको कैग के कर्तव्य और शक्तियाँ मिल जाएंगी। 150 में आपको संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप मिल जाएगा। ठीक है, और 151 में आपको केंद्र और राज्य को लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना है, वो मिल जाएगा। केंद्र को राष्ट्रपति द्वारा और राज्य को राज्यपाल द्वारा लेखा रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत की जाएगी। अब अगर हम कैग के बारे में देखें तो भाई एक संवैधानिक प्राधिकरण है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत स्थापित एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। ठीक है, सार्वजनिक खजाने का संरक्षक है। भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के प्रमुख के रूप में कैग केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर देश की वित्तीय प्रणाली की निगरानी करता है। लोकतांत्रिक सुरक्षा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकारी के रूप में वर्णित किया गया है। कैग लोकतंत्र की रक्षा में सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग, यूपीएससी के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अगर आप देखें कि लोकतंत्र की जो रक्षा करने वाले हैं उसमें भाई साहब आपके कैग आते हैं। ठीक है, आपका इलेक्शन कमीशन आता है, यूपीएससी आता है, सुप्रीम कोर्ट आता है, ऐसा भीमराव अंबेडकर ने बोला। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कैग की नियुक्ति और कार्यकाल। तो कोई समिति बन रही है क्या? नहीं, कोई समिति नहीं बन रही। तो इसकी नियुक्ति कैसे हो रही है? भारत के राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत एक वारंट द्वारा कैग की नियुक्ति करते हैं। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो पद पर बने रहते हैं। अब रिमूवल कैसे होता है? राष्ट्रपति द्वारा केवल संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विशेष बहुमत प्रस्ताव के माध्यम से सिद्ध दुर्व्यवहार या क्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है, लाइक सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो हमने इसके पहले क्या पढ़ा था? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फिर उसके बाद यूपीएससी, फिर उसके बाद हमने अभी पढ़ा कैग। ठीक, तीनों का कार्यकाल 665 665 665। ठीक है, इसको आप कर लीजिए, एक सेकंड। ये आपका हो गया कैग और ये हो गया आपका यूपीएससी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रिमूवल, दोनों का रिमूवल होता है सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह, और इसका सुप्रीम कोर्ट की सहायता से राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट को भेजता है और सुप्रीम कोर्ट अपनी रिपोर्ट देता है, उसके हिसाब से होता है। ठीक, याद रखना है आपको। इसके बाद आपको देखना है रोल क्या है कैग का। तो कैग का रोल है वित्तीय प्रशासन का संरक्षक के रूप में। कैग संविधान को कायम रखता है और ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से संसद के प्रति कार्यपालिका की वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करता है। संसद का एजेंट है कैग, संसद के एजेंट के रूप में कार्य करता है। उसकी ओर से सरकारी व्यय का ऑडिट करता है और सीधे उसे रिपोर्ट करता है। ऑडिट का दायरा, कैग को व्यय के ऑडिट में पूरी स्वतंत्रता है। ठीक, व्यय मतलब जो खर्च हो गया, लेकिन रसीदों, भंडार, स्टॉक के ऑडिट के लिए कार्यकारी अनुमोदन की आवश्यकता होती है। स्वामित्व ऑडिट, कानूनी अनुपालन सुनिश्चित करने के अलावा कैग सरकारी खर्च की समझदारी, ईमानदारी और मितव्ययिता की जांच करने के लिए एक स्वामित्व ऑडिट भी कर सकता है। ये वैकल्पिक है। ठीक, धन पर सीमित कंट्रोल है इसका। ब्रिटेन के कैग के विपरीत भारत के कैग का धन जारी करने पर कोई नियंत्रण नहीं है, ऑडिट व्यय किए जाने के बाद होता है। मतलब अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ऐसा। तो ब्रिटेन के कैग के विपरीत भारत के कैग का धन जारी करने पर कोई कंट्रोल नहीं है, और यहाँ पे जो ऑडिट होता है वो खर्च होने के बाद होता है। तो समझ जाओ आप, कुछ काम भी होगा और शक्ति भी होंगी। तो देखिए,
कौन कौन सी निधि होती है? एक होती है संचित निधि जिसे हम समेकित भी बोलते हैं, एक होती है आकस्मिक निधि। ठीक है, तो समेकित निधि और जो आपकी आकस्मिक निधि है इनका लेखा परीक्षण करता है ये। तो भारत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की समेकित निधि से जो कैग है वो भारतीय मतलब देखिए यहाँ पे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की समेकित निधि से सभी व्यय का लेखा परीक्षण करता है। ठीक, यहाँ पे केंद्र लिखना चाहिए। फिर आकस्मिक निधि का लेखा परीक्षण, भारत केंद्र राज्यों की आकस्मिक निधि और सार्वजनिक खाते से व्यय का लेखा परीक्षण करता है। सरकारी खातों का लेखा परीक्षण, केंद्रीय और राज्य विभागों के व्यापार विनिर्माण सहायक खातों का लेखा परीक्षण करता है। राजस्व लेखा परीक्षण, राजस्व का उचित मूल्यांकन संग्रह आवंटन सुनिश्चित करने के लिए प्राप्तियों और व्यय का लेखा परीक्षण करता है। सरकार द्वारा वित्त पोषित निकायों का लेखा परीक्षण करता है। फिर केंद्रीय या राज्य राजस्व सरकारी कंपनियों और निगमों द्वारा वित्त पोषित निकायों का लेखा परीक्षण करता है। ऋण लेन देन है उसका लेखा परीक्षण करता है। ऋण जमा अग्रिम प्रेषण इन लेन देन का लेखा परीक्षण करता है। फिर अन्य प्राधिकरणों का लेखा परीक्षण करता है। राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा अनुरोध किए जाने पर अन्य निकायों का लेखा परीक्षण करता है। खातों का प्रारूप कैसा हो? आर्टिकल 150 केंद्र और राज्य खातों के प्रारूप पर राष्ट्रपति को सलाह देता है। देखिए, केंद्रीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना, राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करना, तो इन्हें संसद के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, 151 के तहत। तो ये सब कर्तव्य हैं और शक्तियां हैं। और देख लीजिए क्या है। राज्य लेखा परीक्षा रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत करना जो इन्हें राज्य विधानमंडल के समक्ष रखेगा। शुद्ध आय का प्रमाणन करों और शुल्कों की शुद्ध आय को प्रमाणित करता है जो अंतिम है, आर्टिकल 279। पीएसी का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी लोक लेखा समिति इसके लिए मार्गदर्शक मित्र और दार्शनिक रूप में कार्य करता है। खाता संकलन राज्य सरकार के खातों का रखरखाव करता है, लेकिन 1976 में केंद्र सरकार के खातों के संकलन से मुक्त हो गया। इसके अलावा संसद को लेखा परीक्षा रिपोर्ट, तो संसद की समीक्षा के लिए राष्ट्रपति को 3 रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। पहला विनियोग खाते, दूसरा वित्त खाते और तीसरा सार्वजनिक उपक्रम। विनियोग खाते मतलब संसद द्वारा स्वीकृत राशि के साथ वास्तविक व्यय की तुलना करता है, मतलब कि एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू या फिर जो डिमांड की गई थी उसकी तुलना करता है। आपने घर में बोला कि मुझे ट्रिप में जाना है उदयपुर, आपने बोला कि 5,000 रुपये का खर्चा आएगा, इतनी आपने डिमांड करी, एक्सपेंडिचर देखा 3,000 ही हुआ, तो पड़ेगी ना घर में लात अगर 2,000 वापस नहीं दिए तो। वित्त खाते केंद्र सरकार की वार्षिक प्राप्तियों और व्ययों का विवरण प्रदान करता है। ठीक, लोक लेखा समिति की भूमिका क्या है? पीएसी कैग की रिपोर्टों की जांच करती है और संसद में निष्कर्ष प्रस्तुत करती है। वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करती है। सीएजी यह सुनिश्चित करती है कि सभी वित्तीय लेन देन कानूनी और संवैधानिक मानदंडों का पालन करें। अब यहाँ पे कोई भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि मुझे आपको इसको डबल एक्सप्लेन करना पड़े। यू आर कैपेबल ऑन योर ऑन। अब कैग की स्वतंत्रता, ठीक, तो पहला तो ये है कार्यकाल की सुरक्षा। कैग को केवल संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार ही हटाया जा सकता है, जिससे मनमाने तरीके से बर्खास्तगी से सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। तो भाई 665 पहली बात तो कार्यकाल की सुरक्षा है। दूसरा, रिमूवल भी कैसे होगा? जब सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह हटाया जाता है तो संसद में, लोकसभा में 100 लोग, राज्यसभा में 50 लोग, ये सब फलाना ठिकाना करना पड़ेगा। रिटायरमेंट के बाद प्रतिबंध है भाई, कार्यकाल को पूरा करने के बाद कैग किसी अन्य सरकारी पद के लिए पात्र नहीं होगा। लेकिन आपने देखा होगा कि जैसे विनोद राय थे, उनको बीसीसीआई के ऊपर कुछ आरोप लगे थे, उसकी जांच के लिए बनाया गया था, तो वो कोई पद नहीं था सरकारी। फिर निश्चित वेतन और शर्तें, कैग का वेतन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर और सेवा शर्तें संसद द्वारा निर्धारित की जाती हैं। फिर असहायता से सुरक्षा, अर्थात नियुक्ति के बाद उनके वेतन, पेंशन, रिटायरमेंट की आयु में उनके अहित में बदलाव नहीं किया जा सकता। ठीक। फिर 5वां, वित्तीय स्वतंत्रता। कैग के प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर लगाए जाते हैं, जिससे वे संसद के मत से मुक्त हो रहते हैं, मतलब संसद में इनमें वोट नहीं होता। ये स्वतंत्रता आप यूपीएससी में भी डाल दीजिए, इलेक्शन कमीशन में भी डाल दीजिए, कैग में डाल दीजिए। अब एक एप्पल वाई थे भाई,
एप्पल वाई, ठीक है, उन्होंने कैग का क्रिटिसिज्म किया कि भैया औपनिवेशिक विरासत है ये, ठीक है। 1858-1860 के आसपास भारत में कैग की स्थापना हुई थी, तो औपनिवेशिक विरासत है मतलब एप्पल भी ने तर्क दिया कि कैग की भूमिका काफ़ी हद तक औपनिवेशिक शासन से विरासत में मिली है। दूसरा, नकारात्मक प्रभाव, उन्होंने दावा किया कि कैग की लेखा परीक्षा प्रक्रिया निर्णय लेने में डर पैदा करती है, जिससे प्रशासनिक दक्षता में बाधा आती है। अच्छा, अतिरंजित भूमिका, एप्पल बी का मानना था कि संसद लेखा परीक्षा को अधिक महत्व देती है, जो संविधान द्वारा निर्धारित कैग की भूमिका को परिभाषित करने में विफल रही है। भाई जब व्यय पे कंट्रोल होना चाहिए, है ना, ये खाता बाई खाता लिखने के लिए तो सीए लोग हैं ना भाई। सीमित महत्व, तर्क दिया कि कैग का कार्य बहुत महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि लेखा परीक्षकों के पास गहन प्रशासनिक ज्ञान की कमी है। फिर संकीर्ण फोकस, एप्पल बी ने लेखा परीक्षा को सीमित परिप्रेक्ष्य और उपयोगिता वाला एक साधारण कार्य बताया। मतलब यही है कि ये इतना योग्य है लेकिन इसकी योग्यता नहीं पहचानी जा रही। फिर विभागीय ज्ञान, उन्होंने दावा किया कि एक उप सचिव अपने विभाग के मुद्दों के बारे में सीएजी और उसके पूरे स्टाफ से अधिक जानता है। तो इस तरीके से इनका क्रिटिसिज्म किया एप्पल वाई ने। तो यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, क्या आपने ये सुना होगा कि 2012-13 में कैग की रिपोर्ट आने के बाद क्या हुआ, ये जो 2G स्पेक्ट्रम हुआ था, जो कोल स्कैम हुआ था, ये कितना खुल के आया ना कैग की रिपोर्ट के बाद। आपने 2014 के बाद से 2025 आ गया, आपने कैग की रिपोर्ट के बारे में सुना? सोचिएगा ज़रूर, ठीक। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम नीति आयोग के बारे में बात करेंगे। हैव अ नाइस डे।